फिर मुलाकात होगी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार में बहस नहीं होगी क्योंकि यह वक्त बहस करने का नहीं है। जरूरत है कि हम सब अपने अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, क्योंकि आज अगर कोरोना बेकाबू हो चुका है तो हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हम सबको ईमानदारी से सोचना होगा कि क्या हमने मास्क पहनने के नियम को ईमानदारी से निभाया, क्या हमने 2 गज की दूरी का नियम ईमानदारी से निभाया, क्या हम बेवजह घर से बाहर निकलने से बचे, क्योंकि कोरोना के खिलाफ यही हमारा हथियार था। लेकिन आज कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। मात्र 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि हम सब मिलकर कोरोना की इस लहर को मात दे सकते हैं, सीधे तौर पर हरा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए आज का आर पार जरूर देखिए, क्योंकि आज आर पार में देश के दिग्गज डॉक्टरों के साथ सबसे बड़ा संवाद होगा, सबसे बड़ी चर्चा होगी, और यही चर्चा आपको कोरोना की इस बेहद खतरनाक दूसरी लहर से बचाएगी। तो अगले 1 घंटे मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए। बेकाबू कोरोना पर यह सबसे बड़ा संवाद है। चौबीस घंटे में करीब 2,74,000 नए केस। चौबीस घंटे में 1,600 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 6,70,000 एक्टिव मरीज। दिल्ली में 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड लॉकडाउन मुमकिन। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि कोरोना कितना भयावह रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में हमारे नंबर्स क्या होंगे, इसको सोच के भी डर लगता है। एज ए डॉक्टर मैं अभी पुनः सबसे यह अपील करना चाहूंगा कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को इस समय पॉजिटिव मान के चलिए और जितना डिस्टेंस आप उससे मेंटेन कर सकते हैं मेंटेन करिए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने देश के बड़े डॉक्टरों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसके अलावा देश की बड़ी फार्मा कंपनियों के साथ भी पीएम ने विस्तार से संवाद किया। और इस बिगड़े हालात के लिए कोई एक वजह नहीं है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से साफ है कि 2 गज की दूरी और मास्क वाले नियम का पालन पूरी ईमानदारी से नहीं हो रहा है। अलग अलग राज्यों में सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं में जो कमी है वो तो है। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। खुल्लम खुल्ला सियासत भी हो रही है। केजरीवाल जी रोज मीडिया पर इतना इतना खर्च करके आके बोल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, दवाइयां पर कर दो, हिंदुस्तान में नहीं मिलती है, बाहर से मंगवा लो। हालांकि इस डरावनी स्थिति में भी राहत की बात यह है कि कोरोना के ज्यादातर मरीजों को कोई गंभीर परेशानी नहीं है और उनका इलाज घर पर भी मुमकिन है। बहुत कम मरीजों के लिए हॉस्पिटल, ऑक्सीजन या आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। कोरोना की जो सेकंड वेव है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफी स्थिति काफी खराब हो गई है, काफी ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? See, all said and done, with all vaccination and other programs, we will have to follow the strict protocols as far as to contain the infection is concerned. कहीं ना कहीं complacency आ गई और वो सोसाइटी में जनरल आई है। सोसाइटी को उसको वापस उसको स्थापित करना पड़ेगा, इसलिए हेल्थ प्रोटोकॉल्स को
ज़्यादा से ज़्यादा लागू हो, इसकी हमको चिंता करनी है। अब शमशान घाटों पर संख्या लोगों की बढ़ी हुई है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, इसको आप कैसे देखते हो? इलाज की व्यवस्था में लगातार हम बिस्तर बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में हमने 5,700 से ज्यादा बिस्तर बढ़ाए, ऑक्सीजन बेड भी बढ़ा रहे हैं। परिस्थितियां कठिन है, भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है हमें। सबसे बड़ी बात ये कि 2 गज दूरी, मास्क और सैनिटाइजर के हथियार से हम सब मिलकर कोरोना को मात दे सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर कोरोना का ये कहर कब थमेगा? तो आज इसी पर विशेषज्ञों के सबसे बड़े पैनल के साथ होगी सबसे बड़ी चर्चा। दिग्गज डॉक्टरों के साथ सबसे बड़ा संवाद। और अब वक्त है आर पार के प्रसिद्ध विश्लेषण का। कोरोना से डरना जरूरी है। आइए मैं आपको बताता हूं कुछ आंकड़े। मौजूदा रफ्तार से अगर कोरोना बढ़ता रहा तो अप्रैल में ही 5 लाख केस के पार जा सकता है भारत, जो डरावनी स्थिति है। भारत के अलावा सिर्फ अमेरिका में एक दिन में 2 लाख केस आए हैं। 20 नवंबर 2020 को अमेरिका में 2 लाख कोरोना के केस आए थे। अमेरिका में 1 लाख से 2 लाख रोजाना केस आने में करीब करीब 21 दिन लगे थे, जो कि भारत के अंदर 10 दिन के अंदर ही 10 दिन के भीतर ही 2 लाख कोरोना के केस हुए हैं। यह चिंता की बहुत बात है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में दिग्गज डॉक्टर हैं, जो कि अपने अपने अस्पताल भी चला रहे हैं, लेकिन देश की जिम्मेदारी भी इस समय इन पे है। मेरे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन साहब जुड़ रहे हैं, एमडीए मेदांता अस्पताल के, उनका स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर पीएन अरोड़ा जुड़ रहे हैं, जो कि एमडी है यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के, उनका स्वागत है। मेरे साथ पद्मश्री पद्म भूषण डॉक्टर अशोक सेठ है, उनका स्वागत है, जो चेयरमैन है फोर्टिस हॉस्पिटल के। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर राजेश पारिक जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर है जसलोक हॉस्पिटल महाराष्ट्र मुंबई के, उनका भी स्वागत है। देखिए, मेरा मानना है कि आज का ये दिन, ये आर पार का कार्यक्रम देश के अधिकतर लोग देखते हैं, और आज का ये संवाद में मैंने किसी नेता को आमंत्रित नहीं करा, किसी मुख्यमंत्री को आमंत्रित नहीं करा, किसी केंद्रीय मंत्री को आमंत्रित नहीं करा, लेकिन आमंत्रित करा है अपने देश को, उन योद्धाओं को, कि जो इस समय बताएंगे हमारी परिस्थिति कहां खड़ी है। मैं सबसे पहले त्रेहन साहब आपके पास आता हूं और शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। नरेश जी, जो मौजूदा परिस्थिति है, क्या भारत समझ नहीं पाया या हमारी आवाम समझ नहीं पाई? डॉक्टर त्रेहन। अपना नंबर फिर से मुझे अपने सेक्रेटरी को मुझे जी, लगता है डॉक्टर नरेश त्रेहन से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनको हम दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं अशोक सेठ का रुख करता हूं। अशोक जी, मैं सीधा रुख आपका करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, हम समझ नहीं पाए या हम समझ चुके थे, हम बच नहीं पाए? एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये कहूँगा कि कंप्लेसेंसी ज़रूर हुई है और हर तरीके से हुई है। ये ब्लेम गेम नहीं है, बट हमें ये भी समझना है कि हम सोचते थे या हमारी पब्लिक सोचती थी या हमारे को कन्वे किया गया इस तरीके से कि जैसे हमने एक जंग जीत ली है। ये कोरोना हमारे देश में बहुत कम हो गया है, चला गया है, और हमारी जो नीतियां हैं, जो हमने पॉलिसीज़ बनाई, उसकी वजह से हम देखिए दूसरे कई कंट्रीज से बहुत अच्छे हो गए हैं। बट ये कंप्लेसेंसी जो हुई, ये इस वजह से भी हुई कि लोग कोरोना से टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे। तो जब ऐसी आती हैं, और ये भी बता दूं कि वो भी अच्छे दृश्य नहीं थे जहाँ पे कि पॉलिटिकल रैलीज हो रही थी, कई जगह पे क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन था हमारे आइकॉनिक लीडर से कि मास्क नहीं पहन रहे, ये कुछ नहीं कर रहे, तो हम दूसरों को कैसे समझा सकते थे, जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि मास्क न पहने, गैदरिंग न करें, अपने हाथ धोएं। जब ये सब हो ही नहीं रहा था, तो पिछले ज़रूर मेरे को याद है सितंबर अगस्त जो लास्ट ईयर में लोग डरे हुए थे, भयभीत थे। इनफैक्ट उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि कोरोना से कैसे बचना है, और फिर जो हुआ कंप्लेसेंसी, कैजुअलनेस, केयरलेसनेस, वो हर तरीके से हर तरफ हुआ। यस, ये ज़रूर था कि हमें आइडिया था कि करना क्या होगा, बट ये जो वेव आई है, सबने सोचा कि धीरे धीरे अगर आया भी तो धीरे धीरे आएगा, बट हमने वेस्टर्न फॉलो नहीं किया। हमने ये नहीं देखा कि वेरिएंट्स आ सकते हैं, म्यूटेशंस आ सकते हैं, जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे कि हम उसको कोप नहीं करेंगे। और वही हुआ है कि इस टाइम पिछले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ये एक ऐसी वेव आई है जो कि बढ़ती ही जा रही है,
और हमारी सब जो भी पॉलिसीज थी वो इस हिसाब से फेल हो रही हैं क्योंकि हम वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। बट छोड़िए बात की बातों को, अब तो प्रिपेयर होना ज़रूरी है। अब तो हमारे सामने सब चीज़ आ गई है, हमारी मौतें हो रही हैं और ये मौतें 2 हफ्ते में बढ़ती ही जाएंगी क्योंकि ये भी पता है कि जब वेव आती है तो उसका रिपरकशंस 1-2 हफ्ते में और ज़्यादा होते हैं। जी और देखिए, ये नहीं है कि लोग ज़्यादा मर रहे हैं, वॉल्यूम ही इतनी हो रही है कि लोग एब्सोल्यूट नंबर्स में ही ज़्यादा मरेंगे। चाहे ये इन्फेक्शियस स्ट्रेन है, ज़रूरी नहीं है कि ये डेथ ज़्यादा करता है, बट यंग लोग इफेक्ट हो रहे हैं और एब्सोल्यूट नंबर्स में मौतें हो रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। और हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म हो ही गया है और इनफैक्ट फ्यूचर में तो और ओवरवेल्म होते ही जाएगा अनफॉर्चुनेटली। जी, त्रेन साहब मेरे साथ हैं। त्रेन साहब, अभी अशोक सेठ साहब कह रहे थे कि कंप्लेसेंसी सिस्टम में आ गई थी, लेकिन मैं आपसे बड़ा स्पष्ट पूछना चाहता हूं, आपका अनुभव लंबा है। आखिरकार नया स्ट्रेन क्या इतना खतरनाक है कि इससे बचा नहीं जा सकता? क्योंकि लोगों में डर जरूरी है क्योंकि वो मास्क डाले, 2 गज की दूरी बनाए रखे, लेकिन ये नया स्ट्रेन इतना खतरनाक क्यों है और ऐसा क्यों फैल रहा है? लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्या हमारी पुरानी दवाइयां इन पर नहीं असर कर रही हैं? ये देखो, ये सिचुएशन जो है बहुत सीरियस है। इतनी सीरियस हो गई कि सारे हॉस्पिटल्स कई सिटीज में फुल हो गए, पेशेंट्स को एडमिशन नहीं मिल रहा और पब्लिक परेशान है। और पब्लिक इस परेशानी में यही सोच रही है कि शायद डॉक्टर अपना काम नहीं कर रहे, हॉस्पिटल अपना काम नहीं कर रहा। काम तो सभी कर रहे हैं, ये तो जंग है हमारी इस वायरस के और हम सबको इकट्ठे होकर मिलके इस पे लड़ना है। ये जरूर बात है कि जो म्यूटेशन हुआ है इसकी वजह से कितना हुआ है और जो पब्लिक इवेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से कितना फैला है। तो आप देखेंगे कि कई चीजें हुई हैं जो इकट्ठी आ गई, जैसे कुंभ आ गया, रमजान आ गया, इलेक्शंस हो रहे हैं। सो ये सब चीजें मिलके और पब्लिक को ऐसा एहसास हुआ कि भाई अब तो ये कोरोना चला गया है, तो हम अपनी बड़ी बड़ी पार्टियां या शादियां या गैदरिंग में जाने लगे बिना मास्क के, लोग बाजार में जाने लगे बिना मास्क के। तो उसकी वजह से भी बहुत फैला है और उसका ये भी कारण है कि जहां जहां म्यूटेशन हुई है और जो नया वायरस है, जैसे वो डबल म्यूटेशन वाला है या जो यूके से आया है या ब्राजील से आया है, उसमें प्रोपेंसिटी है, डबल प्रोपेंसिटी है फैलने की। तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब एक ही है कि पब्लिक को ये समझना है कि उनका बहुत बड़ा हाथ है इसको रोकने के लिए, जिसको हम पर्सनल लॉकडाउन कहते हैं। आप वही काम करें और वहीं जाएं और भी पूरा मास्क हाइजीन लेके करें, पूरी डिस्टेंस रखें पूरा, जहां आपको जरूरी जाना है। जहां जरूरी नहीं जाना वहां बिल्कुल बंद कर दें, घर में रहें, जैसे हमने पहले चेन तोड़ी थी लॉकडाउन के टाइम पे। क्योंकि पूरा लॉकडाउन होने में तो काफी सारा नुकसान हो जाएगा कंट्री का। इसीलिए पब्लिक का ये काम है कि वो अपना भी काम करे। जायज बात कह रहे हैं, डॉक्टर तो गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है। जी डॉक्टर त्रेन, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये जो नया म्यूटेंट है, क्या ये जो नया वायरस है, ये इस पर क्या हमारी वैक्सीन असर कर रही हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन और मिथ्स आ रहे हैं इस समय। इसमें तीनों पहलू देखने हैं हमें। एक वो लोग हैं जिनको वैक्सीन लगी ही नहीं, जिन्होंने हेजिटेंसी में लगवाई नहीं या वो उस एज ग्रुप में अभी आए नहीं कि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। एक तो उनमें भी बहुत फैल रहा है, हम देख रहे हैं कि यंगर एज ग्रुप में बहुत फैल रहा है। जिन लोगों ने वैक्सीन एक डोज लगाया है और दूसरा अभी गैप में लग गए, और ये भी एक एडवाइजरी आई कि भाई 6 हफ्ते 8 हफ्ते वेट कर लो। बहुत सारे लोग हैं जिनको एक डोज लगा है पर उससे तो इम्यूनिटी हुई नहीं और उससे उनके बाद उनको कोविड हो रहा है, तो बहुत तकलीफ में है। पर कई हमने देखा लखनऊ के केजीएमयू में 40 डॉक्टर्स को हो गया, उनमें से कईयों को डबल डोज वैक्सीन लग चुकी थी। गंगाराम में हो गया, ऐसे ही बॉम्बे के भी कुछ ऐसे केसेस आए हैं। मैं इस पर स्पष्टीकरण जरूर जानना चाहूंगा आपसे क्विकली, देन मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा का रुख करता हूं। बोलिए क्विकली। देखो डॉक्टर त्रेन, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी हुआ है। जी बिल्कुल, एम्स में भी हुआ। ये हमें पता है, ये पहले भी वार्निंग दी गई है और मैं फिर दे रहा हूं कि 2 वैक्सीन लगने के बाद जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं उसके बावजूद भी इन्फेक्शन हो सकता है। पर ये हम जानते हैं कि वैक्सीन से इतनी प्रोटेक्शन जरूर मिलती है
कि सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता, डेथ से बचाव होता है। तो इसीलिए वैक्सीन का रोल तो है, बहुत ज्यादा है, पर उसके साथ साथ आपको फिर भी मास्किंग, डिस्टेंस और हैंड हाइजीन रखनी है। अगर जो ये आप गलतफहमी में पड़ गए कि मुझे 2 डोज वैक्सीन लग गया, मुझे तो इम्यूनिटी हो गई और मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊं, ये सच नहीं है। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सर्विसेज जिसको कहते हैं ओवरवेल्म हो रही हैं। डॉक्टर्स 24 घंटे वो पीपी सूट में लगे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, कि कोई भी हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं और आपको लग रहा है उस हॉस्पिटल में जगह नहीं है, वाकई जगह नहीं है, वाकई समस्याएं हैं, वाकई बेड्स की कमी है, लेकिन सबको अस्पताल जाने की आवश्यकता भी नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर पीएन अरोड़ा, मैं आपका रुख करता हूं। देखिए, एक है इलाज, दूसरा है मैनेजमेंट। बहुत कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की भी कमी है और रिपोर्ट्स भी हम लगातार देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, लेकिन क्या सबको अस्पताल जाने की आवश्यकता है? क्या जैसे ही कोविड हो अस्पताल की तरफ भागना चाहिए? लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अरोड़ा। देखिए अमीश जी, ना तो हर पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। 90% पेशेंट्स हमारे बिना हॉस्पिटल जाए ठीक हो रहे हैं, होम आइसोलेशन से ठीक हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। एविल लीडरशिप के अंदर आप जितना हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंट लाइनर्स को वैक्सीनेशन हो गया था, उससे इतनी एडवांटेज हुई है कि जिस तरीके से मासेस में हेल्थ वर्कर्स लास्ट टाइम बीमार पड़े थे, इस बार ही उसका मात्र 5% हेल्थ वर्कर जो है बीमार पड़े हैं जी। और उनकी भी जो सीवियरिटी है बहुत कम है। तो जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, उससे हेल्थ वर्कर्स को बहुत एडवांटेज मिला और वो बहुत अच्छे से अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं जी डॉक्टर। और गैस, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है इस टाइम, और हर पेशेंट को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। होम आइसोलेशन से पेशेंट 90% से ऊपर होम आइसोलेशन से पेशेंट ठीक हो रहे हैं जी। और आपने अच्छी एक इंपॉर्टेंट बात बोली और मैं जिसको लेकर जाना चाहता हूं राजेश पारिक और डॉक्टर नीरज जैन के पास भी। राजेश पारिक साहब, आप महाराष्ट्र मुंबई में हैं, डायरेक्टर हैं जस्ट लोक हॉस्पिटल के। हम जान रहे हैं कि स्थितियां हर राज्य में ही बेकाबू हुई हैं, लेकिन आखिरकार वैक्सीनेशन जो किया गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन फॉर ऑल की ड्राइव हम देख रहे हैं कि चल रही है कि सबको वैक्सीनेट करना चाहिए और करना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे यहां पर एज वाइज वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि हमारे यहां फ्रंटलाइन वर्कर्स जो किसी भी एज ग्रुप का हो उसको वैक्सीनेशन पहले होना चाहिए, उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है? या फिर आपको लगता है अगर ये वैक्सीनेशन फॉर ऑल शुरू से खुली होती तो ज्यादा बेनिफिट होता? व्हाट इज योर टेक, राजेश पारिक साहब? देखिए अमीश, जो मेरे विचार है वो साफ साफ पहले से वैसे ही है। आप पूछ रहे थे पहले कि क्या हम समझ नहीं पाए या समझ के कर नहीं पाए, दोनों। अमीश जी, मैं तो अभी बोल के थक गया हूँ। हमको बहुत अफसोस होता है, लेकिन आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अफसोस हो सकता है, आश्चर्य की बिल्कुल बात नहीं है। देखिए, एक साल से ज्यादा पहले जब हमने हमारी पहली किताब कोरोना वायरस पे लिखी थी, उसमें हमने बिल्कुल लिखा था कि दूसरी लहर आने की संभावना है और उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। और किताब में 40 से और चीजें हैं जो हमने लिखी थी, जो अब आप सही निकली हैं। उसके बाद दिसंबर में मैंने एक पेपर लिखा था, उसमें मैंने ये भी लिखा था कि अब वैक्सीनेशन की जो बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन जब हम देते हैं तो उम्र से देते हैं, हेल्थ वर्कर से देते हैं, वो सब सही है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा डेटा था सितंबर से, जिसको सीरो प्रेवलेंस डेटा बोलते हैं। ये डेटा हमको दिखाता है कि कई एरिया में जो इम्यूनिटी अच्छी थी और कई में कम थी। तो हमने लिखा था कि हमको ये भी देखना चाहिए कि जिन एरियाओं में इम्यूनिटी कम है उधर वैक्सीनेशन सबको देना चाहिए 18 से ऊपर। अभी जनवरी में मैंने वैक्सीनेशन की किताब लिखी, उसमें भी दूसरी लहर की बात की। उसने भी लिखा वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। अभी जो हो गया, लेकिन अभी क्या करना चाहिए अमीश? अभी हमको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सबको देना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी हम बाहर से भी वैक्सीनेशन ले रहे हैं, जाकि हमारी शॉर्टेज नहीं पड़े।
और जितनी हम लोग दुनिया से मदद ले सकते हैं, हमने पूरी दुनिया की बहुत मदद की है अब तक, और उनकी मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबकी मदद लेके वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे को एक बड़ी फिक्र है। देखिए क्या हुआ था, इजराइल ने अभी तो 100% लोगों को सबका वैक्सीनेशन कर दिया है, लेकिन जब दूसरी लहर आई थी वहां 1.5 महीने पहले, उसके वजह से वैक्सीनेशन को रोकना पड़ा। अभी दूसरी लहर आ गई है, और ऐसा नहीं हो कि हमको वैक्सीनेशन थोड़ा रोकना पड़े, क्योंकि जिधर वैक्सीनेशन हो रहा है वहां सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकते हैं। तो दूसरी लहर पे नजर रख के हमको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए। पारेख साहब, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात करी, और मैं जानना चाहता हूं, मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर नीरज जैन भी हैं, मेट्रो हॉस्पिटल के एमडी। जैन साहब, वैक्सीनेशन अगर किसी ने एक वैक्सीन ले रखी है, फर्स्ट डोज ले रखी है, और उसको फर्स्ट डोज से पहले कोविड हो गया, सेकंड डोज उसको कब लेनी चाहिए? बहुत बड़ा मिथ है। सेकंड डोज लेनी भी चाहिए कि नहीं भी लेनी चाहिए? और सेकंड डोज अगर ले लेगा तो क्या उसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग हो पाएगी आगे उसको कोविड ना हो? देखिए, ये क्वेश्चन तो अभी बहुत मुश्किल है आंसर करना कि अगर सेकंड डोज लेने के बाद भी कोविड होगा या नहीं होगा। फर्स्ट डोज की बात कर रहा हूं। जैसा कि हमने देखा कई जगह पे, फर्स्ट डोज के बाद भी हम लोगों ने कई लोगों का टेस्ट कराया और उनको काफ़ी इम्यूनिटी पाई गई, उनकी एंटीबॉडीज लेवल काफ़ी अच्छा था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट डोज के बाद हमें इम्यूनिटी नहीं मिलती। कई पेशेंट्स को हमारे कलीग्स को भी हमने देखा कि फर्स्ट डोज के बाद उनको अच्छी इम्यूनिटी, अच्छी एंटीबॉडी लेवल आया गया। हालांकि ये जरूर है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट है वैक्सीन का, वो 2 डोजेस के बाद ही आता है। जैन साहब, मेरा सवाल ये था, जैन साहब, मेरा सवाल ये था, हो सकता है आवाज मेरी क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही हो, मेरा सवाल ये था कि फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन ले ली किसी ने और सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन उसने नहीं ली, और उसके बीच में उसको कोविड हो गया है, तो वो क्या सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन ले सकता है या नहीं ले सकता? अगर ले सकता है तो कब ले सकता है? दैट्स माय क्वेश्चन। बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। जैसा कि इनिशियली इन लोगों ने बोला था कि वैक्सीन सेकेंड डोज 4 वीक्स के बाद लेना है, बट अभी जो गाइडलाइंस हैं उसमें 6 to 8 वीक्स तक भी हम सेकेंड डोज वैक्सीन का वेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर किसी पेशेंट्स को फर्स्ट डोज वैक्सीन के बाद कोरोना हो गया है तो उसको प्रॉपरली वेट करना चाहिए फॉर 6 to 8 वीक्स एंड देन ही कैन टेक सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन। ही शुड टेक। यानी अगर फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन आपने ली और उसके 15-20 दिन में आपको कोविड हो जाए, तो सेकंड डोज का 6 हफ्ते का गैप रखना चाहिए या फिर वो 2 हफ्ते का गैप रखना चाहिए, या कोविड ठीक होने के बाद 4 हफ्ते का गैप? 6 हफ्ते का डोज, ऑब्वियसली कोविड ठीक होने का हमें वेट करना है, और 6 to 8 वीक के बाद, फर्स्ट डोज के 6 to 8 वीक्स के बाद हम सेकंड डोज आराम से ले सकते हैं। जी, मैं डॉक्टर त्रेहन का रुख करता हूं। डॉक्टर त्रेहन, आपका अनुभव है, और हमने भारत में कोविड की फर्स्ट वेव को भी हराया था, क्या आपको लगता है, क्योंकि एक एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि हम 5 लाख से ज्यादा केसेस पे अप्रैल में ही पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति होगी देश के लिए भी और देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी। अभी हम देख रहे हैं कि कितना स्ट्रगल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को करना पड़ रहा है, इसको आप कैसे लेते हैं? यहां से आप कोविड की पीक आपको लगता है हो चुकी है या अभी और होगी सेकेंड वेव? देखिए, ये आपका जो सवाल है इसके 3 पहलू है। जी सर। पहली बात तो ये है कि ये जिस हिसाब से ये बढ़ रही है, ये अगर जो आप स्पेनिश फ्लू का कोर्स देखेंगे जो 100 साल पहले हुआ था, उसमें भी सेकेंड वेव जो थी वो बहुत डबल रफ्तार से फैली और उसकी पीक बनी और थोड़ा प्लेटो सा रहता है, फिर वो कम होगा। इसका मतलब अगर जो ये वायरस वही तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमने सोचा पहली बार कि हमने तो डिफीट कर दिया, हमने तो हरा दिया वायरस को, अब तो चला गया, अब सब कुछ खुल जाएगा, पर ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। 1 मई से लगेगा 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इस पूरे पेंडेमिक के दौर में लगातार ये कहा जा रहा था कि सबको टीका कब तक पहुंचेगा, तो ये उस लिहाज से महत्वपूर्ण खबर। 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने का जो चरण है वो अब तीसरा चरण होगा, जो कि 1 मई से लागू होगा। यानी कि इसका ठीक मतलब ये कि 11 दिन बाद 18 साल से ऊपर के लोगों को ये टीका लगाया जाएगा
और पहले आप जैसा कि लगातार जान रहे थे कि सबसे पहले सीनियर सिटीजन फ्रंट लाइन वॉरियर्स को पहले चरण में टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया था। उसके बाद 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया गया। लेकिन अब ये बड़ी खबर देश में उन तमाम लोगों के लिए जो कि 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनके लिए टीकाकरण का जो अभियान है, जिसे तीसरा चरण कहा जाएगा इस टीकाकरण का, वो 1 मई से शुरू होगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने का जो चरण है उसे 1 मई से शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और इस महत्वपूर्ण फैसले के साथ ही टीके का जो तीसरा चरण है, जो बेहद महत्वपूर्ण होगा, जिसमें एक बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे, उनके लिए ये टीकाकरण अभियान किया जाएगा, जो कि तीसरा चरण होगा, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। रवि सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि, और क्या क्या पॉइंटर्स इस बैठक के बाद सामने आए इस टीकाकरण अभियान को लेकर? देखिए, आज प्रधानमंत्री लगातार कई बैठकें किया और लगातार, क्योंकि इस बात को लेकर उम्मीद थी कि कोई बड़ा फैसला आने वाला है, तो प्रधानमंत्री ने जो बैठक किया इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर अब तक यह है कि 18 साल के ऊपर के लोग जो भी एलिजिबल हैं, क्योंकि भारत में 3 वैक्सीन को अप्रूवल मिली है, तीनों ही वैक्सीन 18 साल के ऊपर के लोगों को लगाई जा सकती है, लेकिन अभी 45 साल के ऊपर के लोगों को ही लगाई जा रही है। 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को लगाने की छूट दी है सरकार ने और आदेश भी जारी कर दिया है बाकायदा रिटर्न में। और राज्यों को ये भी छूट दी है, एक अधिकार उनको दिया है कि 50% तक वो सप्लाई डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर कंपनी से सीधा वो स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकती है वैक्सीन। ये भी एक बड़ी राहत वाली बात है। रवि, एक और बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो बहुत सारे लोग हैं जानना चाहते हैं, ये बार बार कहा जा रहा है, लैंसेट जो पत्रिका है हेल्थ की, उसने ये कहा कि ये एयरबॉर्न डिजीज हो गई है कोरोना, तो क्या इसके तहत इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि अब 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसकी प्रक्रिया 1 तारीख से शुरू होगी? कहीं न कहीं उस बात को लेकर भी एक्सपर्ट और सरकार ने अपने जहन में तो रखा ही है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। उसकी क्या वजह है, उसकी भी पड़ताल और लगातार समीक्षा भी की जा रही है। एयरबॉर्न की बात है, वो सरकार ने जरूर आज बात मानी है कि हवा से ज्यादा फैलता है कोरोना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 45 साल के ऊपर के लोगों को दिया जा रहा था। राज्यों की तरफ से लगातार डिमांड की जा रही थी कि एज लिमिट उसको कम की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि कम एज के लोग भी लगातार बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। तो सरकार ने समीक्षा बैठकों के दौर करके डॉक्टरों के साथ में लगातार बैठकें की और ये भी देखा, जो फार्मा कंपनियों के साथ में बैठक की, फार्मा कंपनियों से उनकी अवेलेबिलिटी, कितनी ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल है, इन तमाम चीजों को गहन अध्ययन करने के बाद ये फैसला किया कि 18 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। 10 से 11 दिन का वक्त और रह गया है, तो अब 18 साल के लोगों के ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और फैक्ट आ रहा है रवि कि राज्यों को वैक्सीन की छूट है, यानी कि वो सीधे खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये कि बीते दिनों जो खरीदने को लेकर राज्य केंद्र पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे, उसको भी खत्म करने की कोशिश हुई है इस दौर में। उसको लेकर भी छूट दिया है। सीधा जो राज्य सरकारें हैं वो मैन्युफैक्चर कंपनियों से सीधे वैक्सीन ले सकती है। एडिशनल जो डोजेज हैं वो भी उसका प्रोक्योरमेंट कर सकती है, उनको रख सकती हैं। उस राज्य में कितनी वैक्सीन लगानी है और क्या लगानी है वो राज्य सरकारें तय करेंगे और सीधा मैन्युफैक्चरर कंपनियों से ले सकेंगे। मैन्युफैक्चरर कंपनियों को भी ये कहा गया है कि वो 50% जो रिलीज कर सकती हैं, जो वैक्सीन हो वो स्टेट गवर्नमेंट को सीधा दे सकती हैं और ओपन मार्केट में इसको दिया जा सकता है। तो ये राज्यों को बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से और ये भी कहा गया है कि जो भी 18 साल के ऊपर के लोग हैं उस कैटेगरी में आते हैं, उनका आप सीधे तौर पर 1 मई से टीकाकरण कर सकते हैं। जी, लेकिन अब ये एक बड़ा डिजिट होगा, क्योंकि 18 साल से 45 साल तक की उम्र के बीच के जो लोग हैं उनकी संख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है। तो कोई डेटा भी शेयर किया गया कि किस तरह से ऐसे लोगों को अब एक संख्या तय की जाएगी, फिर एक प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा तीसरे चरण का। प्रीति, अभी इस बात को लेकर जो डाटा है वो शेयर नहीं किया गया, क्योंकि पिछली बार जो केंद्र सरकार ने
जब सीधे तौर पर 45 साल के ऊपर के लोगों को टीकाकरण देने की बात कही थी, तो उसमें एक अनुमान लगाया गया था कि लगभग 40 करोड़ ऐसी तादाद है जो 45 साल के ऊपर है। तो देश की आबादी 125 करोड़ से ऊपर है, 130 करोड़ बताई जाती है। लेकिन जब 40 करोड़ से ज्यादा जो 45 साल के ऊपर है, तो आप मान चलिए 18 साल से 45 साल की जो कैटेगरी है, 18 साल के ऊपर की जो कैटेगरी एज ग्रुप में आते हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। सरकार जल्द ही इस बात को लेकर भी डाटा रिलीज करेगी कि 18 साल से ऊपर के लोगों की संख्या कितनी है। और वैक्सीन को लेकर ये बड़ा फैसला जो सरकार के जरिए किया गया है, अब जाहिर तौर पर इस पर भी सियासत होगी, क्योंकि रवि बीते दिनों हमने देखा था कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड के जो पेशेंट्स हैं वो सामने आए थे, जिस पर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए थे। प्रीति, मुझे नहीं लगता कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। हाँ, हालांकि तमाम जो राजनीतिक दलों ने जरूर जो है सरकार पर आरोप लगाए थे और वैक्सीन कंपनियों पर और वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन सरकार, एक्सपर्ट और डॉक्टर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का मतलब नहीं है कि आपको कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। अगर किसी को कोरोना का टीका लगता है और वो संक्रमित होता भी है, तो वो गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होगा। इस बात को लेकर लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी वैक्सीन नहीं है दुनिया में जो कोरोना के संक्रमण को रोक सके। लेकिन हाँ, जो फैसिलिटी है, जो गंभीरता है कोरोना के मरीजों की, उसमें कमी जरूर देखी जा रही है, उसको कम की जा सकती है। तो वैक्सीनेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको कम नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि वैक्सीनेशन में बड़ी तादाद में और बड़ी आबादी इसमें शामिल हो। आज प्रधानमंत्री ने भी अपील किया है, डॉक्टर जो मेडिकल फैसिलिटी से भी अपील किया है कि वो भी सामने आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेशन की इस अभियान में शामिल हों। जी रवि, ये आप जानकारियां जो दे रहे हैं, एक बार फिर से मैं व्यूअर्स से यहाँ पर साझा कर लूं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो ये कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें टीकाकरण अभियान में शामिल किया जा रहा है। और जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक ये कि जिस तरह से ये जानकारियां सामने आई कि ये अब एयरबॉर्न डिजीज हो गई है कोरोना, इसको देखते हुए मुमकिन है कि बैठक में ये फैसला लिया गया है। डॉक्टर्स लगातार इस प्रोसेस को देख रहे थे और कितना जरूरी वैक्सीन लग जाना हो गया था, उसको लेकर ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, इस पूरी डिजीज को लेकर एक बड़ी चर्चा आप देख रहे थे आर पार में। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। आपने अच्छी एक इंपॉर्टेंट बात बोली और मैं जिसको लेकर जाना चाहता हूं राजेश पारिक और डॉक्टर नीरज जैन के पास भी। राजेश पारिक साहब, आप महाराष्ट्र मुंबई में हैं, डायरेक्टर हैं जस्ट लोक हॉस्पिटल के। हम जान रहे हैं कि स्थितियां हर राज्य में ही बेकाबू हुई हैं, लेकिन आखिरकार वैक्सीनेशन जो किया गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन फॉर ऑल की ड्राइव हम देख रहे हैं कि चल रही है कि सबको वैक्सीनेट करना चाहिए और करना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर एज वाइज वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रंटलाइन वर्कर्स जो किसी भी एज ग्रुप का हो उसको वैक्सीनेशन पहले होना चाहिए, उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है? या फिर आपको लगता है अगर ये वैक्सीनेशन फॉर ऑल शुरू से खुली होती तो ज्यादा बेनिफिट होता? व्हाट इज योर टेक, राजेश पारिक साहब? देखिए अमीश, जो मेरे विचार है वो साफ साफ पहले से वैसे ही है। आप पूछ रहे थे पहले कि क्या हम समझ नहीं पाए या समझ के कर नहीं पाए, दोनों। अमित जी, मैं तो अभी बोल के थक गया हूँ। हमको बहुत अफसोस होता है, लेकिन आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अफसोस हो सकता है, आश्चर्य की बिल्कुल बात नहीं है। देखिए, 1 साल पहले, 1 साल से ज्यादा पहले, जब हमने हमारी पहली किताब कोरोना वायरस पे लिखी थी, उसमें हमने बिल्कुल लिखा था कि दूसरी लहर आने की संभावना है और उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। और किताब में 40 से और चीजें हैं जो हमने लिखी थी, जो अब आप सही निकली हैं। उसके बाद दिसंबर में मैंने एक पेपर लिखा था, उसमें मैंने ये भी लिखा था कि अब वैक्सीनेशन की जो बात कर रहे हैं, कि वैक्सीनेशन जब हम देते हैं तो उम्र से देते हैं, हेल्थ वर्कर से देते हैं, वो सब सही है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा डेटा था सितंबर से, जिसको सीरो प्रेवलेंस डेटा बोलते हैं। ये डेटा हमको दिखाता है कि कई एरिया में जो इम्यूनिटी अच्छी थी और कई में कम थी। तो हमने लिखा था कि हमको ये भी देखना चाहिए कि जिन एरियाओं में इम्यूनिटी कम है उधर वैक्सीनेशन सबको देना चाहिए 18 से ऊपर। अभी जनवरी में मैंने वैक्सीनेशन की किताब लिखी, उसमें भी दूसरी लहर की बात की
उसने भी लिखा वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। अभी जो हो गया, लेकिन अभी क्या करना चाहिए अमीश? अभी हमको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सबको देना चाहिए। एक तो बहुत अच्छी बात है कि अभी हम बाहर से भी वैक्सीनेशन ले रहे हैं ताकि हमारी शॉर्टेज नहीं पड़े। और जितनी हम लोग दुनिया से मदद ले सकते हैं, हमने पूरी दुनिया की बहुत मदद की है अब तक, और उनकी मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबकी मदद लेके वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे को एक बड़ी फिक्र है। देखिए क्या हुआ था, इजराइल ने अभी तो 100% लोगों को सबका वैक्सीनेशन कर दिया है, लेकिन जब दूसरी लहर आई थी वहां 1.5 महीने पहले, उसके वजह से वैक्सीनेशन को रोकना पड़ा। अभी दूसरी लहर आ गई है, और ऐसा नहीं हो कि हमको वैक्सीनेशन थोड़ा रोकना पड़े, क्योंकि जिधर वैक्सीनेशन हो रहा है वहां सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकते हैं। तो दूसरी लहर पे नजर रख के हमको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए। पारेख साहब, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात करी, और मैं जानना चाहता हूं, मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर नीरज जैन भी हैं, मेट्रो हॉस्पिटल के एमडी। जैन साहब, वैक्सीनेशन अगर किसी ने एक वैक्सीन ले रखी है, फर्स्ट डोज ले रखी है, और उसको फर्स्ट डोज से पहले कोविड हो गया, सेकंड डोज उसको कब लेनी चाहिए? बहुत बड़ा मिथ है। सेकंड डोज लेनी भी चाहिए कि नहीं भी लेनी चाहिए? और सेकंड डोज अगर ले लेगा तो क्या उसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग हो पाएगी आगे उसको कोविड ना हो? देखिए, ये क्वेश्चन तो अभी बहुत मुश्किल है आंसर करना कि अगर सेकंड डोज लेने के बाद भी कोविड होगा या नहीं होगा। फर्स्ट डोज की बात कर रहा हूं। जैसा कि हमने देखा कई जगह पे, फर्स्ट डोज के बाद भी हम लोगों ने कई लोगों का टेस्ट कराया और उनको काफ़ी इम्यूनिटी पाई गई, उनकी एंटीबॉडीज लेवल काफ़ी अच्छा था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट डोज के बाद हमें इम्यूनिटी नहीं मिलती। कई पेशेंट्स को हमारे कलीग्स को भी हमने देखा कि फर्स्ट डोज के बाद उनको अच्छी इम्यूनिटी, अच्छी एंटीबॉडी लेवल आया गया। हालांकि ये जरूर है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट है वैक्सीन का, वो 2 डोजेस के बाद ही आता है। मैं जैन साहब, मेरा सवाल ये था, जैन साहब, मेरा सवाल ये था, हो सकता है आवाज मेरी क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही हो, मेरा सवाल ये था कि फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन ले ली किसी ने और सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन उसने नहीं ली, और उसके बीच में उसको कोविड हो गया है, तो वो क्या सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन ले सकता है या नहीं ले सकता? अगर ले सकता है तो कब ले सकता है? दैट्स माय क्वेश्चन। बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। जैसा कि इनिशियली इन लोगों ने बोला था कि वैक्सीन सेकंड डोज 4 वीक्स के बाद लेना है, बट अभी जो गाइडलाइंस हैं उसमें 6 to 8 वीक्स तक भी हम सेकंड डोज वैक्सीन का वेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर किसी पेशेंट्स को फर्स्ट डोज वैक्सीन के बाद कोरोना हो गया है तो उसको प्रॉपरली वेट करना चाहिए फॉर 6 to 8 वीक्स एंड देन ही कैन टेक सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन। ही शुड टेक। यानी अगर फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन आपने ली और उसके 15-20 दिन में आपको कोविड हो जाए, तो सेकंड डोज का 6 हफ्ते का गैप रखना चाहिए या फिर वो 2 हफ्ते का गैप रखना चाहिए, या कोविड ठीक होने के बाद 4 हफ्ते का गैप? 6 हफ्ते का डोज, ऑब्वियसली कोविड ठीक होने का हमें वेट करना है, और 6 to 8 वीक के बाद, फर्स्ट डोज के 6 to 8 वीक्स के बाद हम सेकंड डोज आराम से ले सकते हैं। जी, मैं डॉक्टर त्रेहन का रुख करता हूं। डॉक्टर त्रेहन, आपका अनुभव है, और हमने भारत में कोविड की फर्स्ट वेव को भी हराया था, क्या आपको लगता है, क्योंकि एक एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि हम 5 लाख से ज्यादा केसेस पे अप्रैल में ही पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति होगी देश के लिए भी और देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी। अभी हम देख रहे हैं कि कितना स्ट्रगल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को करना पड़ रहा है, इसको आप कैसे लेते हैं? यहां से आप कोविड की पीक आपको लगता है हो चुकी है या अभी और होगी सेकेंड वेव? देखिए, ये आपका जो सवाल है इसके 3 पहलू है। जी सर। पहली बात तो ये है कि ये जिस हिसाब से ये बढ़ रही है, ये अगर जो आप स्पेनिश फ्लू का कोर्स देखेंगे जो 100 साल पहले हुआ था, उसमें भी सेकेंड वेव जो थी वो बहुत डबल रफ्तार से फैली और उसकी पीक बनी और थोड़ा प्लेटो सा रहता है, फिर वो कम होगा। इसका मतलब अगर जो ये वायरस वही तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमने सोचा पहली बार कि हमने तो डिफीट कर दिया, हमने तो हरा दिया वायरस को, अब तो चला गया, अब सब कुछ खुल जाएगा, पर ये जो हमारी सोच रही है कि हिंदुस्तान में शायद कोई अलग ही होगा, वो नहीं हुआ, क्योंकि सारी दुनिया में सेकंड वेव आई। अब तीसरी वेव भी आ सकती है, इसके लिए भी हमें चौकन्ना रहना है। दूसरी बात ये है आपकी सिंपल बात
कि अगर जो आप देख रहे हैं कि 2 लाख तक पहुंच रही है तकरीबन, हमें ये पब्लिक को बड़ा क्लियरली समझाना है कि इसके 3 पार्ट्स में आप आ सकते हो। एक पार्ट ये है कि आप होम क्वारंटीन में रहें और आपकी मॉनिटरिंग करी जाए। हमें पता है आज के दिन के कौन से टेस्ट करने हैं, किस टाइम पे करने हैं, कब सीटी करना है, ये देखने के लिए कि कितनी इंटेंसिटी है। जिसकी ट्रीटमेंट घर पे हो सकती है वो सबसे अच्छा तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग होम क्वारंटीन में रहें। अगर जो उनके घर में जगह नहीं है होम क्वारंटीन की, तो गेस्ट हाउसेस को कन्वर्ट कर दिया गया है कोविड सेंटर्स के लिए। जो होटल्स हैं उनको कर दिया गया है कन्वर्ट, तो उनको वहां पे रखना चाहिए जहां पे उनकी ट्रीटमेंट चालू रहे, पर उनको हॉस्पिटल बेड की जरूरत नहीं है। तो वो जो लोग हैं जिनको जरूरत है उनको तकलीफ ना हो। जो तीसरा है, क्योंकि आज के दिन बहुत पैनिक है, लोग अपनी ऑक्सीजनेशन लेते हैं, वो 92, 93 आ गई तो उनको सोचते हैं कि अब हॉस्पिटल जाना ही चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि सब उनमें से सबको आना है। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हम उनको एडवाइस दे रहे हैं, और अगर जो उनको जरूरत है तो उसी टाइम हॉस्पिटल में आए। पर अगर जो नहीं जरूरत तो वो बेड मत ऑक्यूपाई करें, क्योंकि जितना भी मर्जी हम कर लें, जैसे ये जो फैला है, जैसे फ्लड होता है, उसके फ्लड के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, इसके स्प्रेड के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, बट हमें इंटेलिजेंटली इससे डील करना है। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, डॉक्टर अपनी जान लगा के लगे हुए हैं। हॉस्पिटल्स की कोई कसूर नहीं है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं और भर रहे हैं इतनी जल्दी कि उनके लोग बाहर वेट करते करते तकलीफ में आ रहे हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि डॉक्टर लापरवाही कर रहा है या हॉस्पिटल लापरवाही कर रहा है। ऐसा नहीं है, पब्लिक को समझना चाहिए कि हम सबको मिलकर ये जंग लड़ना है। तीसरा, जिसको जरूरत है उसके लिए सब उपलब्धि करनी जरूरी है। वेंटिलेटर भी उपलब्ध करना है, बेड भी करना है, ऑक्सीजन भी करनी है। कई जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि दवाइयों की कमी पड़ गई है, जैसे रेमडेसिविर का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, और उसके अंदर ये भयंकर बात ये है कि लोग इतने रिस्पॉन्सिबल और इलीगल है कि ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उस पर ब्लैक मार्केट शुरू कर दी गई है। उन लोगों को पकड़ के नहीं, आई थिंक इसमें तो हमने गुजरात में देखा है, सरकार ने कार्रवाई करी है, उत्तर प्रदेश भी काफी एक्टिव है इसको लेकर, और हमने बाकी स्टेट्स में भी देखा है, मध्य प्रदेश में भी काफी तेजी से कार्रवाई हुई है ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। इवन राजस्थान ऑल्सो जहां पर ऐसा काम हुआ है। मैं डॉक्टर अशोक से ओके त्रेन साहब बोलिए, कंप्लीट योरसेल्फ। सुन तो बात बीच में, तो मेरा ये कहना है कि ओनली रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर की एडवाइस से आप हॉस्पिटल में जाएं जी, क्योंकि हमें रैंप अप भी करना है, हॉस्पिटल लग भी गए हैं सारे, और पर इस लोड को संभालने के लिए हमें बहुत ही इंटेलिजेंस से काम करना है, क्योंकि ये वेव जो है 3-4 लाख तक जा सकती है। उस टाइम तो और भी, जैसे न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, इटली में हुआ था, लोगों को सड़क के ऊपर बेड लगाने पड़े। पर हमारी तैयारी काफी हद तक है, बट सारे हॉस्पिटल्स ओवररन हो गए हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुली आगे चलना है। और मैं सिर्फ पब्लिक को ये बोलूंगा कि हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग, अगर जो 10 पेशेंट आ रहे हैं उनमें से 5 से 6 पेशेंट 80-85 साल के हैं, उनको हुआ है उनके बच्चों से। तो बच्चों ने जो लापरवाही करी है उन्होंने इन लोगों को दिया है और उनकी लाइफ खतरे में है। ये मैं बार बार बताना चाहूंगा कि बच्चों, प्लीज अपने आप को संभाल के रखो, अपने आप को पर्सनल लॉकडाउन में रखो। ये मत सोचो कि आपको महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आपकी वजह से किसी बुजुर्ग की जिंदगी चली गई आपकी लाइफ में, तो आप कैसे अपने आप को फॉरगिव करोगे। सबको अपने पर्सनल लॉकडाउन में जाना है। रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद करो, जाना बंद करो, यहाँ घूमना फिरना बंद करो, ट्रैवल अननेसेसरी नहीं करना है, जो घर से काम हो सकता है वो करना है। हमें तो पब्लिक को अपील करनी है। बाकी जो मीडिया लग जाता है कि जी ये कमी होगी, ये सच्ची बात है। मेरे सज्जन ने बोला है डॉक्टर अरोड़ा ने कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पर बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं। इंदौर में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ ऑक्सीजन की वार्निंग दी गई है कि यहाँ सप्लाईज बहुत कम हो गए हैं, आप लोग बड़े ध्यान से यूज करें। अभी मुझे झारखंड से फोन आया कि हम क्या करें, रेमडेसिविर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप कुछ हेल्प करें। तो मैं बता रहा हूं कि हमें मिलके
ट्रांसपेरेंटली काम करना है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, जो भी हो। अगर जो हम इसको वॉर फुटिंग पे नहीं करेंगे तो ये बहुत बहुत पछताएंगे। आज का दिन है, सब डिफरेंसेस खत्म कर दिए जाएं। जैसे एक जंग हुई थी या इन्वेजन हुआ था किसी एनिमी का हमारे ऊपर, जब वॉर हुई थी, वैसे ही हमें बिहेव करना है। और इसका ये बात है, ये जो वायरस है ये इतना खतरनाक है कि दिखता भी नहीं है। वो एनिमी आर्मी को तो दुश्मन दिख जाता है, हमें नहीं दिख रहा। और मैं बता रहा हूं आपको, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, 24-24 घंटे पीपीई किट में काम कर रहे हैं। आप लोगों को सबको एहसास होना चाहिए कि हमें कैसे हेल्प करना है आपस में एक दूसरे को। सबको भेदभाव ऊपर नीचे सब भूल के, ये कंट्री का मसला है। गवर्नमेंट कर रही है जो कर रही है, डॉक्टर कर रहे हैं सो कर रहे हैं। अब पब्लिक की बारी है, पब्लिक नहीं करेगी तो हम पछताएंगे। पब्लिक नहीं करेगी तो हम पछताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, मैं डॉक्टर अशोक सेठ का रुख करता हूं। डॉक्टर अशोक सेठ, इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय यह है कि लोग जब कोई, जैसे डॉक्टर त्रेहन बोल रहे थे कि काफी लोगों, जैसे डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने भी बोला कि बहुत लोगों को हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, इलाज हो सकता है, इलाज घर पे भी हो जाता है, लेकिन एक्सरेस कराने हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, तो पता नहीं लगता लोगों को कहां जाना है। वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। ऐसी स्थिति में जो खुद कोविड पॉजिटिव है तो बाकी लोगों को बांटेगा। ये जो समस्या है, इससे कैसे निदान पाया जा सकता है, और उसके लिए आपकी सलाह क्या है, जो इस समय लोग घर पे बैठ के आपको देख रहे हैं? देखिए, हर एक को अभी भी समझा दिया गया है कि हर एक को इस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस वक़्त भी दवाइयाँ घर पे स्टार्ट की जा सकती हैं। होम कंसल्टेशंस अब बड़े कॉमन हो गए हैं और ये ऑफिशियल हो गए हैं, जिस पे कि होम केयर, एक स्पेशलिस्ट के द्वारा होम केयर दी जा सकती है। अब फाइनली बात आई कि किस दौर पे ये ज़रूरत होती है। ये उन्हीं को ज़रूरत होती है, बाय द वे, जो इतने सीरियस हो जाते हैं कि उनकी सांस उखड़ रही होती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा होता है और साथ साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही होती है। जी अशोक जी, वो लोग अस्पताल में एडमिट होने होते हैं, और जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज तो कई लोगों के ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जिनके ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है वो तो ईजिली घर से हो जाते हैं। तो हमें इस बात को बहुत समझना चाहिए कि आज अब बेड्स उनके लिए छोड़ने हैं जो वाकई ही सीरियस है। ये बेड्स भरते जा रहे हैं, गवर्नमेंट और बेड्स कर रही है, बट एक इम्पॉर्टेंट बात समझा दो लोगों को। अगर ओवरवेल्म हो गया ये सिस्टम, और इस टाइम पे हो रहा है, ये उस टाइम पे हो रहा है जो पिछले 2020 की तरह नहीं है। इस बार सब डॉक्टर नॉर्मल नॉन कोविड पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं। इस टाइम नॉन कोविड पेशेंट्स हॉस्पिटल में भरे पड़े हैं। जिस तरह सोचिए कि आज 10 हमारे यहाँ कार्डियक सर्जरीज हुई, 10 वेंटिलेटर्स यूज़ हो रहे थे, 20 एनेस्थेटिस्ट यूज़ हो रहे थे उन कार्डियक सर्जरीज के लिए। अब सोचिए कि उसी तरह वही एनेस्थेटिस्ट को कोविड पेशेंट्स भी देखना है। तो ये एक बहुत डिफरेंट स्थिति है, जिसमें कि सिर्फ हम बेड्स की ही नहीं बात कर रहे हैं, हम एक्सपर्टीज़ भी हमारी कम होती जाएगी, हमारे डॉक्टर्स कम होते जाएंगे, हमारी नर्सेस और हमारे टेक्नीशियंस भी कम होते जाएंगे, क्योंकि वो नॉन कोविड पेशेंट्स को भी old wine